हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा आप लोगों को यहाँ पे सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनको कवर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहली तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे डालने वाले हैं। रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक अगर मैं बात करूं तो हम इंडिया 33 डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर में मॉड्यूल में दिया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। ठीक है, सो बिफोर आई मूव अहेड, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी का जो ऐप है, एक तो इट इज अ लार्जेस्ट इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बट वी विल फोकस ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको इन लोगों का ऐप करना है डाउनलोड। अभी फिलहाल इनिशियली हम ये जितने भी वीडियोस डाल रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियोस हम YouTube के ऊपर डाल रहे हैं, बट ओवर द पीरियड आगे जाके ये सारे के सारे वीडियोस आप सिर्फ ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, एप्पल स्टोर जो रहता है, वहां जाके अनअकैडमी सर्च करना है, ऐप को करना है इंस्टॉल। एक बार आपने ऐप को इंस्टॉल कर दिया, वहां पे आपको सीए फाइनल के अंदर जाना है, और सीए फाइनल में आपको जाना है प्लस के अंदर। प्लस के अंदर में मैं और मेरे जैसे कई सारी एमिनेंट फैकल्टीज यहाँ पे काफी सारे के सारे आपके सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। आप उनके डेमो वीडियोस देख सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपको अपना फास्ट ट्रैक कोर्स हो गया या रेगुलर कोर्स हो गया या फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन हो गया या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, ये सारे के सारे पढ़ना है, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर में आप लोगों को वहां पे फीस स्ट्रक्चर बताया गया है, और अगर मैं यहाँ फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देख सकते हैं इट इज 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। अगर हम फास्ट ट्रैक की बात करें तो आप एक महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक महीने के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं, न केवल सारे सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट की मल्टीपल फैकल्टीज, मल्टीपल व्यूज के साथ आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। सो आई बिलीव आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल के ऊपर में कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है और आपको इसका कितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप रेगुलर सिलेबस करने की बात कर रहे हैं तो रेगुलर सिलेबस के लिए जनरली एक स्टूडेंट सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस करके 12 मंथ्स में अपना पूरा सीए फाइनल का सिलेबस खत्म कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करूं फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, आप देख सकते हैं द फीस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 या 3 सब्जेक्ट्स के आप जो फीस पे करते हैं, एंड दैट टू वो जो 2 या 3 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो 2 या 3 सब्जेक्ट्स के अंदर में भी आपको रेस्ट्रिक्टेड व्यूज मिलते हैं, एक ही फैकल्टी मिलती है, रेस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के लिए मिलता है। यहाँ टाइम पीरियड तो रेस्ट्रिक्टेड है ऑब्वियसली 12 मंथ्स, पर वो 12 मंथ्स में आप हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज एक्सेस कर सकते हैं। न केवल मल्टीपल फैकल्टीज एक्सेस कर सकते हैं, आप लोग मल्टीपल फैकल्टीज के साथ हर सब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल व्यूज के साथ। सो दैट इज द वेरी बिग बेनिफिट एट अ वेरी लो कॉस्ट। कई स्टूडेंट मुझे ये बोलते हैं, नहीं सर ऐसे पॉसिबल नहीं होता, हम क्लास एक टाइम करते हैं, फिर ऑफिस रहता है, फिर हम रिविजन करते हैं, वो जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं, एक टाइम पे एक ही क्लास करते हैं, 2 क्लासेस नहीं करते। तो ऐसे में आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, स्टिल द फीस इज जस्ट 36,000। आई मीन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, आप इससे कई ज्यादा पे करते हैं जब हम लोग 8 सब्जेक्ट की बात करें, तो वेयर द कॉस्ट इज वेरी ह्यूज आउटसाइड, यहाँ पे आप बहुत कम में ये पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी विल स्टार्ट अप विद आवर सब्जेक्ट, और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिया 33, हम उसे कवर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया 33, और इंडिया 33 में डाइल्यूटेड ईपीएस, एक ऐसा कंसेप्ट जिससे कई स्टूडेंट्स को बहुत बार डर लगता है, पर इसमें डरने वाली एज सच कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें ट्रिकी नहीं है। ये कंसेप्ट ऐसा बोलता है, मतलब ये कंसेप्ट आपको बस ये बताना चाहता है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जिसकी अर्निंग है 5 लाख, लेट से ये कंपनी लेट से प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है, ये कंपनी लेट से प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है 1 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए की इसकी अर्निंग है। लेट से इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, तो इसका अर्निंग पर शेयर है 4 रुपए। आगे जाके अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे जाके ये प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल है और कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आगे क्या हो सकता है ये अनुमान हम आज ही निकाल रहे हैं। आगे क्या हो सकता है ये अनुमान हम आज ही निकाल रहे हैं। हम बोलेंगे अर्निंग हमारी 5 लाख ही रहेगी, अर्निंग नहीं बदल रही, पर ये लेट्स से दीज आर कन्वर्टेबल इनटू 1 लाख शेयर्स, लेट्स से दे आर कन्वर्टेबल इनटू 1 लाख शेयर्स, तो ये शेयर्स हो जाएंगे 2 लाख और अर्निंग हो जाएगी 2.5।
सो विदाउट एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं बढ़ेंगे, पर आगे जाके हमारी अर्निंग गिर सकती है, गिर सकती है, ये हमें शेयर होल्डर्स को आज ही बताना है। क्योंकि हम लोग प्रूडेंस फॉलो करते हैं तो हम शेयर होल्डर्स को ये कहानी अभी से बता देते हैं कि भाई आज आपकी अर्निंग 4 रुपए है, पर अगर सेम सिचुएशन रही आगे भी और वो प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हम ऑब्लिगेशन लेके बैठे हैं ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी, कंपनी ऑब्लिगेशन लेके बैठी है ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी, तो ऐसे में आगे जाके आपका ईपीएस गिर सकता है। ये ऑडिटर को बताने की जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सो दिस इज द बेस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो इसी डाइल्यूटेड ईपीएस के कंसेप्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन डाला। इंस्टीट्यूट की बुक में अगर मैं आपको बोलूं तो दिस इज ऑन पेज नंबर 11.53 आई बिलीव। एक मिनट रुकिए, मैं आ जाता हूं उस पेज के ऊपर। हाँ, 11.53 इलस्ट्रेशन 9। इतने सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे इतने डाउट्स पूछते हैं कि मैंने सोचा कि चलो यार इस के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। और क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक में है तो एग्जाम में तो कभी भी आ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक इंपॉर्टेंट कंटेंट बन जाता है आप लोगों के समझने के लिए। ये चैप्टर इंड एस 33 को इंड एस 32 के साथ लिंक कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बेसिस पे यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट समझाया गया है। तो आइए मैं पहले इनिशियल कंटेंट का कोई बेस ना बनाते हुए इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट ने एक गलती की है, उस गलती को भी हाईलाइट करूंगा। पर मैं एग्जाम में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो इंस्टीट्यूट ने किया है वही कीजिए, क्योंकि फिलहाल इंस्टीट्यूट ने अब तक अपनी बुक को तो करेक्ट नहीं किया है। तो भाई हमारे लिए तो हमारा इंस्टीट्यूट ही हमारा अन्नदाता है, अपने को ये समझ के आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए, 30 जून 2001, शेयर कैपिटल ऑफ द एंटिटी इज 15 लाख। कितने शेयर्स है हमारे? 15 लाख शेयर्स, वन ईच। 1 अक्टूबर 2001 एंटिटी इशूड, इस साल के बीच में इशू हुआ है, ये बात ध्यान रखिए, बीच में इशू हुआ है। ₹12,50,000, 8% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक, 12,50,000, 8% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक फॉर कैश एट पार। Each ₹100 nominal of the loan stock may be converted at any time during the year 2006 to 2009। 2006 से लेकर 2009 के बीच में आप कभी भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स सेट आउट बिलो, तो बोला गया है कि आप अलग अलग डेट्स के ऊपर आप चाहें तो उन डेट के ऊपर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 12,80,000 रुपए के आपने लोन स्टॉक इशू किए हैं, अगर आप 30 जून 2006 जो हमारी इस डेट से करीब 4.5 साल आगे है, 4.5 ईयर्स आगे हैं, ये डेट पे अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 135 ऑर्डिनरी शेयर्स हम आपको दे देंगे। आपने ये डेट पे नहीं कन्वर्ट किया, कोई बात नहीं, आप इसके नेक्स्ट डेट पे कन्वर्ट कर दीजिए। 30 जून 2007 हम आपको 130 शेयर्स दे देंगे। उस दिन नहीं किया कोई बात नहीं, 30 जून 2008 आप 125 शेयर्स ले लीजिए। उस दिन नहीं किया कोई बात नहीं, 30 जून 2009 आप 120 शेयर्स ले लेना। ठीक है, अब आप इसके आगे मैं एक लाइन पढ़ने के बाद इसको समझाने की कोशिश करता हूं। द लोन स्टॉक इज नॉट कन्वर्टेड बाय 2009, दे विल बी रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड एट पार मतलब कैश में रीपे करके खत्म कर देंगे, समझ गए? यानी ऑप्शन किसके पास है, पहले ये समझो, ऑप्शन किसके पास है? होल्डर के पास, ऑप्शन कंपनी के पास नहीं है। यानी कंपनी अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लेके बैठी है। क्या समझ में आ रहा है आपको? कंपनी अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लेके बैठी है कि कुछ भी हो हमको इतने शेयर्स तो देना ही पड़ेगा बॉस, कुछ भी हो अपने को इतने शेयर तो देना ही पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आया? ये बेस को दिमाग में रखिए, ये बेस को दिमाग में रखिए, इतने शेयर्स मिनिमम हम लोगों को देना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे मैक्सिमम हमारे जेब से शेयर्स कितने जा सकते हैं आप मुझे ये बताओ। मैक्सिमम आपको क्या लगता है आपकी जेब से कितने शेयर्स जा सकते हैं? आपके जेब से मैक्सिमम शेयर्स जा सकते हैं 135। ठीक है, आगे जाके क्या उस दिन जिस दिन ये कन्वर्ट होगा आपको पैसे मिलेंगे क्या? कुछ भी पैसा मिलेगा क्या आपको? मतलब कंपनी, आप कौन? कंपनी, पैसा मिलेगा क्या? नहीं, पैसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ शेयर इशू हो जाएंगे। यानी कंपनी का जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो आज है और जो आज से इतने सालों बाद 30 जून 2006 तक के रहेगा, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा अर्निंग कैपेसिटी। कंपनी का बस जो लोन स्टॉक है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हो सकता है, चांसेस है कंपनी की अर्निंग उतनी की उतनी ही रहे
और कंपनी के अर्निंग के अंदर पार्टिसिपेंट होल्डर्स बढ़ जाएं, पार्टिसिपेंट होल्डर्स बढ़ जाए। ऑब्वियस सी बात है, एक सेविंग है इंटरेस्ट, एक सेविंग है 8% का इंटरेस्ट बच जाएगा, जो पहले लग रहा था वो बच गया आपका। बट 8% सेविंग के साथ शेयर्स भी तो इशू हो गए, यानी कि अर्निंग पर शेयर कम हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कंपलसरी होगा, हो सकता है। अगर कम हुआ तो डाइल्यूटेड ईपीएस, अगर कम नहीं हुआ तो डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है, ये ध्यान रखिए। कम होता है तो रिपोर्ट करना पड़ता है, कम नहीं होता है तो रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। बट व्हाट यू नीड टू कंसीडर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। स्टेप 1 जो एक स्टूडेंट को हमेशा याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशूड। ठीक है, इस कहानी में और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, पर फिलहाल क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं तो मैं अभी दूसरी बातें नहीं करूंगा। कई बार स्टूडेंट मुझे एक डाउट पूछते हैं कि सर अगर ये ईपीएस आप निकाल रहे होते 2007 में डेट्स देख लीजिए तो भी क्या हम 135 शेयर्स लेते हैं? मेरा जवाब है ना, पर इसके ऊपर मैं फिलहाल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो उस पर्पस के लिए नहीं बना है। ठीक है, चलिए, तो 12,50,000 रुपए की अगर हम बात करें तो 12,50,000 रुपए में अब ये समझिए क्या 12,50,000 के बदले हमसे 135 शेयर्स दे रहे हैं? दूसरी गलती जो एक स्टूडेंट कर सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर ईच 100, क्या बोल रहा है वो आपको? फॉर ईच 100, हर 100 रुपए के बदले nominal value of the stock at any time during the year, it can be converted into 135 shares. For each 100 आपको 135 shares मिल सकते हैं। मतलब 12,50,000 डिवाइडेड बाय फॉर ईच 100 हम आपको 135 शेयर्स दे सकते हैं। ठीक है, 12,50,000 में 135 शेयर्स दे सकते हैं, मतलब 16,87,500 शेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपकी जेब से जा सकते हैं, जिसका आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन मेरा 31 मार्च 2002 को भी रहेगा। हमारा ईयर एंड यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, 30 जून 2001 की बात की गई है, तो अगर मैं उसी को बेस पकड़ूं, तो मेरा ईयर 1 जुलाई टू 30 जून हो जाएगा। उस कहानी के ऊपर हम बाद में आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो इशू हो सकते हैं वो है 16,87,500। पर ये साल हमने पहली बार हमने ये लोन स्टॉक इशू किया है, इसलिए हम सिर्फ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेशंस करेंगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। आई होप ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ गया होगा। पहले तो ये कैलकुलेशन कैसे आया। इंड एस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने 12,50,000 रुपए का लोन स्टॉक दिया, मैंने 12,50,000 रुपए का कन्वर्टेबल लोन स्टॉक दिया। फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि 8% का इंटरेस्ट देना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, बट दे आर कन्वर्टेबल इनटू सम नंबर ऑफ शेयर्स। मैच्योरिटी पे शेयर्स जाएंगे या मैच्योरिटी पे मेरे जेब से इक्विटी जाएगी, इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। इसमें ये इक्विटी भी क्लासिफाई हो सकता है और ये लायबिलिटी भी क्लासिफाई हो सकता है, क्योंकि आपके जेब से फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स भी जा सकते हैं, आपके जेब से वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स भी जा सकते हैं। यू नॉट श्योर कितने शेयर्स जा सकते हैं। इंड एस 32 ये बोलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, पर इस क्वेश्चन में ये वाला अजम्पशन फॉलो नहीं हुआ है। इंड एस 32 बोलता है कि अगर आपके शेयर्स फिक्स्ड है पर टाइम जैसे जैसे वेरी करता है वो शेयर्स चेंज होते हैं। टाइम जैसे जैसे वेरी करता है, जैसे यहाँ टाइम वेरी कर रहा है, टाइम वेरी के साथ में शेयर्स चेंज हो रहे हैं, पर हर टाइम पीरियड पे आप कितने शेयर्स दोगे ये फिक्स्ड है, ये कंफर्म है कि कितने शेयर्स देना है। अगर ये डिफाइंड है तो ये इक्विटी क्लासिफाई होता है। ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट करके एक होता है इंड एस 32 में फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है ना, उस पार्ट का अभी इसका कोई रोल कॉल नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं। ये वहां पे इक्विटी क्लासिफाई होता है, तो दिस इज बेसिकली क्लासिफाइड एज इक्विटी। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है अज्यूम इट टू बी लायबिलिटी और उस बेसिस पे सॉल्व करा है। आगे के पैरा में लिखा है, देखिए उन्होंने बोला देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ असेसिंग द इंस्ट्रूमेंट अंडर इंड एस 32। Conversion of option to convert the shares which varies only with time could be viewed as either an option to convert variable or fixed number of shares and recognize either as liability। अगर variable number of shares है तो liability classify होता है, fixed number of shares है तो equity classify होता है। ठीक है, this illustration assumes this derivative to be liability, this as derivative लायबिलिटी। उन्होंने वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे? लायबिलिटी। उन्होंने आपको बोला है दिस इज अ लायबिलिटी। क्लियर? और अगर आप इसे लायबिलिटी अज्यूम करते हो तो एक बात समझ लो, आप लायबिलिटी अज्यूम कर रहे हो, आपको पैसे कितने देना है ये 2009 के डिफाइंड है, 2009, बाकी दिनों के डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप शेयर्स देते हैं तो आपके जेब से कितने
अमाउंट के शेयर्स जा रहे हैं, यानी उस दिन मार्केट वैल्यू क्या होगी शेयर्स की, उसके हिसाब से कितने अमाउंट के शेयर्स जा रहे हैं, ये आज आपको नहीं पता। ये तो मालूम ही नहीं ना बॉस। आज मैं आज से 5 साल बाद 4 साल बाद जो भी टाइम पीरियड आ रहा है 135 शेयर्स दूंगा। अच्छा, ये 135 शेयर्स मतलब आप कितने रुपए दे रहे हो? अब क्या पता उस दिन क्या रहेगा शेयर का प्राइस, उतने पैसे अपने जेब से चले जाएंगे। 16,87,500 शेयर दूंगा, उसका जो भी बाजार भाव रहेगा उतने पैसे चले जाएंगे। इफ द अमाउंट टू बी रीपेड इज नॉट फिक्स्ड, इंडिया 32 की कहानी बता रहा हूं, इज नॉट फिक्स्ड, तो आप उसकी अकाउंटिंग FVTPL करते हो, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से उसका कोई रोल कॉल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने ये सारी बातें आपको बता दी है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि अपन क्या बोलने, मतलब ये क्या करवाना चाह रहा है आपसे। आगे वहां पे उसने लिखा है assumes written option to be accounted as liability and mark to market through P&L, यानी FVTPL अकाउंटिंग उसने किया है और इसकी FVTPL अकाउंटिंग ही होती है। The assumption that is wrong over here is कि ये इक्विटी है, ये लाइबिलिटी नहीं है, पर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि स्टूडेंट उसको सॉल्व करे, इसलिए उन्होंने लाइबिलिटी अज्यूम करके इसे सॉल्व करवाया है आपसे, ना कि इक्विटी, क्योंकि नंबर ऑफ कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएंगे और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। असम्पशन पहली क्वेश्चन में दे दिया, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। द चेंज इन फेयर वैल्यू रिपोर्टेड इन द ईयर 2002 एंड 2003, हम पहले 2002 देखेंगे, 2003 हम पूरा बाद में सॉल्व करेंगे, हैज अ लॉस ऑफ 2500 एंड 2650, तो मैं सिर्फ 2500 पे फोकस कर रहा हूं, आपके बुक्स में लॉस अकाउंट हुआ है। इट इज अज्यूम्ड दैट नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, ये वाला वर्ड है जहां पे इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ की है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या। नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस अराइज फ्रॉम दिस लॉस, ये लॉस का टैक्स इंपैक्ट निल है, ये लॉस का टैक्स इंपैक्ट निल है। द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू मूवमेंट्स एंड टैक्सेशंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशंस बिफोर दिस फेयर वैल्यू मूवमेंट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन दीज लोन स्टॉक्स, सबके पहले बिफोर, हर वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। 30th June 2002 एंड 2003, हमारा फोकस क्या है, 30th June 2002 इज रुपीज 8,25,000, दूसरा वाला मैंने नहीं पढ़ा, 8,25,000 रेस्पेक्टिवली एंड रिलेट होनली टू कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, टैक्स रेट है 33%। चलिए आइए पहले अपन बेसिक ईपीएस निकालेंगे, बेसिक ईपीएस। तो प्रॉफिट कितना है, 8,25,000, तो यहां मैं लिख देता हूं 2002 और यहां लिख देता हूं 2003। प्रॉफिट है हमारा 8,25,000। सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, सीधी सीधी कहानी है। हाँ तो भाई हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कितना रहेगा, 12,50,000 पे 8%, 12,50,000 पे 8%, 1,00,000, ठीक है। सबसे पहली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, कॉपी में सॉल्व कीजिए, सिर्फ सुनिए मत, कैलकुलेशंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती कैलकुलेशन एरर्स में करता है, ठीक है। तो प्लीज साथ साथ में सॉल्व कीजिए, कॉपी लीजिए, कॉपी में एक रफ पेज के ऊपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक में है, इसलिए रफ पेज पे सॉल्व करने बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। यहां तक के हो गया 7,25,000। फिर एक फेयर वैल्यू मूवमेंट की बात की गई थी कि भाई फेयर वैल्यू मूवमेंट है 2,500 का, लॉस वर्ड यूज हुआ था, तो मैं यहां पे फेयर वैल्यू चेंज की बात करता हूं और 2,500 का लॉस लिख देता हूं। तो 7,25,000 माइनस 2,500 हो गए 7,22,500। मैं बोल सकता हूं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बराबर। टैक्स का रेट दिया है 33%। ध्यान दीजिए स्टूडेंट गलती क्या करता है, द वर्ड्स यूज्ड आर वेरी क्लियर, मैंने बॉक्स बनाया है, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, ये किसके लिए बनाया मैंने, बताइए मुझे, ये नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस वर्ड मैंने किसके लिए मार्क किया है, ये नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस वर्ड मैंने मार्क किया है स्पेसिफिकली, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो वो लॉस के लिए, वो 2,500 रुपए के लॉस के लिए, मतलब इसका इनकम टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, वो 2,500 का इनकम टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इग्नोरिंग दैट मुझे टैक्स का कैलकुलेशन 7,25,000 पे करना है। स्टूडेंट क्या गलती और करता है, स्टूडेंट बोलता है सर इंटरेस्ट पे भी टैक्स इंपैक्ट नहीं लेना होगा, 8,25,000 पे ले लेता है। अरे बॉस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, वो सिर्फ आपको बोल रहा है वो 2,500 पे इंपैक्ट मत लीजिए, 1,00,000 पे तो लेना पड़ेगा ना यार।
तो 7,25,000 7,25,000 पे अगर मैं 33% की बात करूं तो 2,39,250 2,39,250। तो अगर इसे माइनस करूं तो ये हो जाएगा 4,83,250 विच इज नथिंग बट आ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,83,250। हाँ भाई, ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने लिख देना चाहिए यहाँ पे हमारे शेयर्स। तो हमारे जो शेयर्स है वो है 15 लाख। 15 लाख। अच्छा, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ बोलोगे सर आप गलत सॉल्व कर रहे हो। हाँ मुझे पता है मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे वो गलती अलग से मार्क करानी है। प्लीज मुझे एक बार पूरा का पूरा सॉल्व करा कर लेने दीजिए, फिर मैं वो गलती को आप लोगों से मार्क करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारा ईपीएस यहाँ पे हो गया 15 लाख से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 0.32। ठीक है, 0.32। आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि क्या करना है। अब मैं मार्क कराता हूं गलती। स्टूडेंट ये गलती बहुत कॉमनली करता है, बहुत कॉमनली करता है, और इसीलिए मुझे इसे हाईलाइट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ये है आप लोगों की गलती। सर ये कैसे गलती है? ये इसलिए गलती है क्योंकि आपने ये इशू किया था 1 अक्टूबर 2001। 1 अक्टूबर 2001 और पहला ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2002। अक्टूबर से काउंट कीजिए, 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने। 9 महीने, और आपने यहां इंटरेस्ट पूरे के पूरे 12 महीने का ले लिया। आप समझिए, जब 2 साल का डेटा आता है तो ये गलती स्टूडेंट से होती है, और इंस्टीट्यूट तो चाहती है कि आप ऐसी गलतियां करें। ये गलती इसीलिए अलग से हाईलाइट करवाना जरूरी हो जाता है। यहां आप इंटू 9/12 लिखेंगे। ठीक है, इंटू 9/12। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 75,000 रुपीज। ठीक है, मैं इनफैक्ट ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसे पूरा का पूरा अलग पेन से मार्क करवा के लिखूंगा 75,000 रुपीज। ठीक है, विच मीन्स ये वाला जो हमारा कैलकुलेशन है ये हो गया 7,50,000 रुपीज। मतलब ये वाला जो हमारा कैलकुलेशन है ये हो गया 7,47,500 रुपीज। ठीक है, और ये वाला जो टैक्स कैलकुलेशन है ये 7,50,000 पे 33% आएगा आपका 2,47,500 रुपीज। तो अगर मैं इसे माइनस करूं 747,500 से तो फाइनली हमारा प्रॉफिट यहां पे दिखता है 5 लाख। 5 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 15 लाख से तो ये आ जाएगा 33 पैसे। ठीक है, आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 0.32 से 0.33, पर ये गलती एग्जाम में हो सकती है। मुझे अलग से मार्क करवा के पूरा का पूरा लिखना था, इसीलिए ये पूरा का पूरा इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। तो पहले ये फर्स्ट ईयर का बेसिक ईपीएस पूरा का पूरा कर लो आप कैलकुलेट। ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर का पूरा बेसिक ईपीएस कर लो कैलकुलेट। ऐसा ही मैं अब आपको बेसिक ईपीएस 2003 का करवा दूंगा, उसमें तो टेंशन लेना ही नहीं है बॉस, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। फिर अपन डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हमारा अगले साल का प्रॉफिट हमको दिया गया है 8,95,000 रुपीज। देखिए यहां फोकस कीजिए, 8,95,000 रुपीज, 8,95,000 रुपीज। पेन को वापस से कर देता हूं ब्लू, 8,95,000 रुपीज। अब इस साल का इंटरेस्ट तो पूरा 1 लाख होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गड़बड़ नहीं है भाई, अब तो एकदम सही है ना। तो ये हो गया 7,95,000 रुपीज। फेयर वैल्यू चेंज आपको दिया गया है 2,650। कितना दिया गया है? 2,650। तो 2,650 को कर देता हूं माइनस, 7,95,000 माइनस 2,650, 7,92,350। टैक्स 795 पे 33% लेना है। 795 पे 33%, 2,62,350। ठीक है, 7,95,000 पे 33%, 2,62,350। अगर मैं इसे माइनस करूं 792,350 से तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 4,67,000 रुपीज। शेयर्स अभी भी उतने ही है, कन्वर्ट तो 2006 में होंगे, 2006 अभी तो आया ही नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 15 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हमारा ईपीएस हो गया 0.31। समझ गए यहां तक क्या? 0.31।
इंस्टीट्यूट ने भी यही सारी की सारी बातें आपको बता के रखी है। पांच लाख 30,000, 8,95,000 माइनस 1,07,95 माइनस 2,650, 792,500 माइनस 262, 350। सॉरी, कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन एरर है मेरी तरफ से यहाँ पे। 5,30,000, 5,30,000 इसे 15 लाख से डिवाइड कर देते हैं तो 35 पैसे। एक छोटा सा सब्ट्रैक्शन मिस्टेक था मेरी तरफ से। 5,30,000 तो 35 पैसे होता है। ठीक है, ये यहाँ तक है तो बेसिक ईपीएस हुआ, यहाँ तक है तो हमने बच्चों वाली कहानी करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की। अब जब मैं आपको डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ा रहा हूँ ना बॉस, मैं पहले 2003 कराऊंगा क्योंकि 2002 उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। तो पहले 2003 का डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, फिर 2002 का डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। ठीक है, 2002 ज्यादा हार्ड है, ये समझ लीजिए। चलिए, मैं हेडिंग दे देता हूं डाइल्यूटेड ईपीएस। फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में आपकी जो अर्निंग है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा सिंपल तरीका बताऊंगा। इंस्टीट्यूट का तरीका मैं प्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी, आंसर सेम आने वाला है। फ्यूचर में आपकी अर्निंग हो जाएगी, मैं 2003 पहले सॉल्व कर रहा हूं, 8,95,000 येलो में मार्क्ड है, 8,95,000 बराबर फ्यूचर में आपकी अर्निंग रहेगी 8,95,000, सही बोल रहा हूं। अब इंटरेस्ट तो देना नहीं है, जिस दिन कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन, जिस दिन शेयर्स में कन्वर्ट हो गया उस दिन तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है, तो 1 लाख रुपए देना नहीं है। जिस दिन कन्वर्ट हो गया इक्विटी में उस दिन काहे का फेयर वैल्यू चेंज भाई? कन्वर्ट हो गया, इक्विटी दे दिया, अब काहे का फेयर वैल्यू चेंज? इक्विटी में कभी फेयर वैल्यू चेंज सुने हो? नहीं होता। एक बार इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो इक्विटी में अकाउंट हो गया, फेयर वैल्यू चेंज भी नहीं आएगा, तो वो भी नहीं लेना चाहिए, बराबर। तो अब हमने इसके ऊपर सीधा सीधा करना चाहिए कैलकुलेट टैक्स एट द रेट ऑफ 33%। तो 8,95,000 पे अगर मैं 33% का टैक्स लूं तो 33% होता है 295,350, 295,350। 895 में 295,350 को अगर मैंने किया माइनस तो ये हो गया 5,99,650, 5,99,650। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी तो है 15 लाख प्लस, जिस दिन कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन की बात कर रहे हैं, इतने शेयर्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 16,87,500, 16,87,500, 16,87,500 शेयर्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। यानी 15 लाख प्लस 16,87,500 मिला के अगर मैं देखूं तो 31,87,500, 31,87,500। तो 599,650 को अगर मैं डिवाइड करूं 37,87,500 से तो ये हो जाता है 0.19, 0.188 कुछ आ रहा है। दिस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस, दिस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस। हम लोग ऐसे तो 35 पैसे कमा रहे हैं, पर आगे जाके अगर ये लोन स्टॉक इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रॉफिट तो 1 लाख से ही बढ़ेगा, प्रॉफिट तो 1 लाख से ही बढ़ेगा, पर हमारा जो इक्विटी है वो 16,87,500 से बढ़ जाएगा। इंस्टीट्यूट का आंसर देखिए और मैं आपको बताता हूं कि मैं कहां पे आपको फर्क बता रहा हूं। यहां लिखा है 598,775 और मेरा है 599,650। ये फर्क क्यों आ रहा है समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने किया रिवर्स कैलकुलेशन, समझते हैं ना। 5,30,000, 5,30,000 प्रॉफिट था, बराबर 2003 का प्रॉफिट कितना है? 5,30,000। अच्छा देखो, मैं 2002 पहले लिख रहा हूं, 2003 साइड में, इंस्टीट्यूट ने 2003 पहले लिखा है, 2002 साइड में। अब उससे आपके मार्क्स नहीं कटते, कोरिलेट करते समय आपको दिक्कत हो रही होगी तो समझ लेना। 5,30,000, हम 5,30 में क्या करेंगे? इंटरेस्ट एड बैक कर देंगे, 1 लाख रुपए ऐड कर दिया, फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन ऐड बैक कर देंगे, 2,650 ऐड बैक कर दिया, बराबर। इसके बाद इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिखा है टैक्स रिलीफ देयरऑन। ऑब्वियसली बात है टैक्स लगेगा, आपकी इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है पर उस पर टैक्स लग जाएगा आप 33%। अब उन्होंने जो टैक्स कैलकुलेट किया है 33,875, आप देखिए वो 1,02,650 पे किया है। 1,02,650 पे उन्होंने 33% का टैक्स ले लिया, 33,875। अरे बॉस, अरे आईसीएआई,
ये 2650 पे तो वैसे भी टैक्स रिलीफ था ही नहीं, टैक्स ही नहीं लग रहा था, तो काहे का टैक्स रिलीफ? 2650 पे टैक्स ही नहीं लग रहा था तो काहे का टैक्स रिलीफ? तो उन्होंने 2650 पे 33% अगर मैं लूं 875, 33% अगर मैं लूं 875, तो 875 का उन्होंने एडिशनल टैक्स सेविंग माइनस किया है। अगर मैं इस 598775 में 875 ऐड कर दूं तो मेरा 599650 जो दिया हुआ है वो आ जाता है। आप समझ गए क्या गलती हुई है? सो दिस इज वेयर आई फील ICAI इज रॉन्ग, बट अब तक आपकी बुक में करेक्शन नहीं हुआ है, ये लेटेस्ट डाउनलोड है मेरा, और इसका मतलब ये है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो एग्जामिनर होगा उसके पास में भी यही वाली आंसर की होगी, यही वाली आंसर की, तो आप भी यही मेथड फॉलो कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी ये गलत है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है? जिस दिन इंस्टीट्यूट ने बुक करेक्ट कर दी उस दिन से आप करेक्ट वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में इंटीमेशन इंस्टीट्यूट को मैंने भी मेरी तरफ से एक लेटर लिख के दिया है कि ये एक गलती है आपके क्वेश्चन में, पर ठीक है फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ गए क्या हुआ? दिस इज व्हाट डाइल्यूटेड ईपीएस इज ऑल अबाउट। 2002 पे आते हैं, किसके ऊपर आएंगे हम लोग? 2002 पे। 2002 मैं आपके ओरिजिनल प्रॉफिट पे आ जाता हूं वापस से। आपका ओरिजिनल प्रॉफिट एज गिवन इन द क्वेश्चन 8,50,000 रुपए। मेरा आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से अलग चलेगा, 8,25,000, 825, ठीक है? टैक्स का जो इंपैक्ट है उससे आंसर अलग चलेगा। आपके लिए सेविंग कितनी हुई? आपके लिए सेविंग हुई 75,000 की, आपके लिए सेविंग हुई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 2,500 की। मैं टैक्स सीधा सीधा 825 पे निकाल लेता हूं, 33%, विच इज 2,72,250। तो अगर मैं ये माइनस कर देता हूं 8,25,000 से, तो दैट मेक्स इट 5,52,750। मेरा आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से अलग चलेगा। कितना अलग चलेगा आइए देखिए। वो 2,500 पे अगर मैं 33% ले लूं तो आता है 825, और वो अगर मैं 551,925 में ऐड कर दूं तो 552,750 जो मेरे आंसर से मैच हो जाता है। एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस है, सेम डिफरेंस चलेगा। मेन मुद्दा मुझे ये समझाना है, अरे इस साल की अगर सेविंग इन इंटरेस्ट सिर्फ 9 महीने का था, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान में, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो कंसेप्ट ध्यान में रखो। अरे इस साल अगर आपने इंटरेस्ट की सेविंग सिर्फ 9 महीने की ली है, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स जो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए ले रहे हो कौन सा है? 1687,500, 1687,500, वो भी तो आपने सिर्फ 75% लेना चाहिए था, वो भी तो आपने सिर्फ 9 महीने का लेना चाहिए था, वो तो पूरा नहीं ले सकते। दिस इज व्हाट द न्यू कंसेप्ट इज फॉर अ स्टूडेंट टू रिमेंबर, कि अगर आप डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए जो इंटरेस्ट है, जो डिविडेंड है, वो अगर प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए ले रहे हैं, पूरे साल के लिए नहीं ले रहे हैं, प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए ले रहे हैं, तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए लिए हुए शेयर्स भी प्रोपोर्शनेट ही लीजिए। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए प्रोपोर्शनेट शेयर्स ही लीजिए। 1687,500 into 9/12, 1687,500 into 9/12, which is 12,65,000, 12,65,625, ठीक है? इसमें अगर मैं 15 लाख ऐड कर दूं तो ये हो जाएंगे 27,65,625 शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स 15 लाख को 9/12 मत करना बॉस, वो साल के बिगिनिंग से आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? तो 55,2750 डिवाइडेड बाय 27,65,625 शेयर्स अगर मैं करूं तो 20 पैसे का मेरा ईपीएस आता है, ठीक है? जो ओरिजिनली जो बेसिक ईपीएस था 0.31 या 32 था, कुछ तो 33, उसके कंपैरिजन में दिस इज 0.2, तो हाँ ये डाइल्यूट कर रहा है। अगर ये दोनों भी या कोई एक भी ये 0.33 या 35 से ज्यादा होता तो ये डाइल्यूटिव नहीं है। आप ऐसे में यहां नीचे लिखते देयरफॉर एंटी डाइल्यूटिव, हेंस नॉट टू बी रिपोर्टेड। अगर एंटी डाइल्यूटिव है तो लिखेंगे हेंस नॉट टू बी रिपोर्टेड। अगर आपने इतना सा लिख के छोड़ दिया ना बॉस, मार्क्स गए, पूरे क्वेश्चन के मार्क्स गए, ये ध्यान में रखना, ठीक है? आई होप यहां तक के क्लियर है। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि कम से कम समय में मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा जिस्ट समझा सकूं। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को। एंड अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, न केवल मैं, ऐसी कई सारी दूसरी फैकल्टीज है, आप देख सकते हैं इस चैनल के अंदर में, जो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।